वीडियो में हम क्लास 11th के राजनीतिक विज्ञान के पार्ट 2 भारतीय संविधान में अधिकार के पार्ट 2 पर चर्चा करेंगे। इसका पार्ट 1 पहले ही चैनल पे अपलोडेड है, जो कि कुछ दिन पहले ही अपलोड हुआ था। अगर आपने वो पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ उसे जाके पहले देख लें, तभी आपको ये पार्ट समझ में आएगा। क्योंकि ये चैप्टर जितना आसान लगता है उतना आसान है नहीं। ये कुछ बच्चों को बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स लगता है और कुछ बच्चों को बहुत आसान लगता है। तो मैं नहीं चाहता कि इतने आसान से चैप्टर में आप अटकें, तो आपको इसका हर एक पार्ट अच्छे से देखना है। और अगर आपने उसे कुछ दिन पहले देखा था तो उसे आप दोबारा देखकर भी आ सकते हैं। तो पिछले पार्ट में हमने समानता के अधिकार तक पढ़ लिया था और आज के इस पार्ट में मतलब पार्ट 2 में स्वतंत्रता के अधिकार पर चर्चा करेंगे। स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 से 22 में अंकित किया गया है हमारे संविधान के अंदर। आपको ये याद रखना है 19, 20, 21 और 22 इस चारों संविधान में हमारे स्वतंत्रता के अधिकार की उल्लेखित किया गया है। तो अनुच्छेद संख्या 19 देखते हैं। यहाँ मैंने इम्पोर्टेंट का निशान लगाया है। जो भी चीज़ इम्पोर्टेंट है मैं यहाँ पे मार्जिन में इम्पोर्टेंट लिख दिया है, ताकि इससे आपको ये पता चलते रहे कि ये एग्ज़ाम में पहले भी आ चुका है। क्योंकि मैं जब वीडियो बनाता हूँ तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखता हूँ, तभी जाके मैं वीडियो बनाता हूँ। अगर आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की भी वीडियो चाहिए तो मैं वही बना सकता हूँ। उसके लिए आप कमेंट में कमेंट कर दीजिएगा। अनुच्छेद संख्या 19 देखते हैं क्या कहता है। ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के बारे में कहता है, मतलब व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। अब इस अधिकार में भी 6 पार्ट दिए गए हैं। आपसे ये स्पेशली क्वेश्चन पूछा जाता है कि अनुच्छेद 19 में आधारित भाषण तथा अभिव्यक्ति, सभा करने, संगठित होने, भारत में कहीं भी घूमने, भारत में कहीं भी बसने, कोई भी व्यापार करने के अधिकार, इनमें से कोई भी 3 आपको दे देंगे या कोई भी 5 आपको दे देंगे और कहेंगे कि इस पे आप चर्चा करें या फिर उल्लेख करें या फिर संक्षिप्त में बताएं। तो आपको इन्हें एक्सप्लेन करना होगा। ये है क्या, 1 बाय 1 देखते हैं। तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में सबसे पहला आता है भाषण तथा अभिव्यक्ति। इसका अर्थ है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र पे, किसी भी स्थान पे, किसी भी सभा में कोई भी भाषण दे सकता है। इसमें भी एक एक्सेप्शन है कि वो भाषण हिंसा के रूप में नहीं होनी चाहिए, मतलब वो एक हिंसात्मक विचारधारा को उत्पन्न करता है ऐसा भाषण नहीं होना चाहिए। और अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या फिर पत्र के रूप में अभिव्यक्त कर सकता है। आपने देखा होगा बहुत लोग अपने विचारों को और अपने एडवर्टीज़मेंट को अखबारों में जारी करते हैं, जिससे कि और इसी चीज़ को अभिव्यक्ति कहते हैं। बहुत बच्चे अभिव्यक्ति में कन्फ्यूज हो जाते हैं कि अभिव्यक्ति क्या होती है। तो आपको याद रखना है अपने विचारों को लिखकर, बोलकर या फिर किसी भी सभा में व्यक्त करने को ही अभिव्यक्ति कहते हैं। तो आपको ये एक्सप्लेनेशन करना है भाषण तथा अभिव्यक्ति। और दूसरा है सभा करने। इसका अर्थ यह है कि भारत का कोई भी नागरिक भारत के किसी भी क्षेत्र में कोई भी सभा कर सकता है। अब ऐसा क्यों किया गया है, क्योंकि जब आपको पता होगा आज़ादी से पहले अंग्रेज़ों का कितना ज़्यादा राज था, वो कुछ भी अपनी मर्ज़ी के बिना कुछ करने नहीं देते थे। तो उनका एक कानून ये था कि कोई व्यक्ति सभा नहीं कर सकता है, क्योंकि अगर सभा की जाती थी, आपने जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में सुना होगा, उन्होंने सभा करने के लिए वहाँ पे आयोजित हुए थे और उनका क्या हाल करवाया था अंग्रेज़ों को पता होगा। तो आज़ादी के बाद हमारे संविधान निर्माताओं ने यही देखा कि हमारे भारतीय लोगों को सभा करने की आज़ादी होनी चाहिए। ये आज के ज़माने में आपको इतना इम्पोर्टेंट ना लगे, पर उस समय के हिसाब से ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ थी। कोई व्यक्ति कहीं पर भी सभा कर सकता है। तीसरा देखते हैं संगठित होने। आपको अब यही सभा वाले में एक्सप्लेनेशन हो गया कि सभा करने मतलब भारत का कोई भी नागरिक किसी भी क्षेत्र में, किसी भी समूह में और किसी भी संख्या में संगठित हो सकता है। समूह बनाकर, समुदाय बनाकर वो संगठित हो सकता है, इसका पूर्ण अधिकार है। संगठित होने में आप एक उदाहरण आंदोलन ले सकते हैं। आपने देखा होगा कि अगर कोई भारतीय सरकार भारतीय जनता की बातों को नहीं सुनती है तो वो आंदोलन कर सकती है, इसका पूरा अधिकार है। भारत में कहीं पर भी घूमने। अब ये क्या है कि भारत में कहीं पे भी भ्रमण करने मिल सकते हैं आप, या फिर आपने छुट्टियों में जब आप पढ़ती होगी तो आप पर्यटन के लिए आप जाते होंगे, या पूजन स्थल पे जाते होंगे या कहीं भी घूमने के स्थल पे जाते होंगे। पर आपको ये आज़ादी भारत में है। अगर आपको बाहर जाना है तो आपको पता होगा कि आपको वीज़ा बनवाना पड़ता है। आप भारत के अंदर ही कहीं पर भी घूम सकते हैं बिना किसी ऐसे वीज़ा पासपोर्ट के चक्कर में। तो यही एक आज़ादी हमें दी जाती है कि हम कहीं पर भी भारत में घूम सकते हैं, इसकी पूर्ण आज़ादी है। 5वां हम देखते हैं किसमें क्या है व्यक्तिगत स्वतंत्रता के अधिकार में, कि भारत में कहीं पे भी बसने,
अब इसको दूसरा मतलब आसान में सकते हैं निवास। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में निवास कर सकता है और बस सकता है। आपको पता होगा कि कोई दूसरे क्षेत्र से किसी और क्षेत्र में जाता है तो उस पर इतनी पाबंदी नहीं लगाई जा सकती। अगर वो किसी देश में भ्रमण करता है, मतलब किसी दूसरे देश में जाके बसता है, तो उसके लिए उसको नागरिकता लेनी होती है। तो ये एक स्पेशलिटी है हमारे भारत के अंदर। और आपको यही बता दूं कि ये बहुत देशों में नहीं मिलती है। ये जो कहीं पर भी बसने की जो स्वतंत्रता है, ये बहुत देशों में नहीं मिलते हैं। आप इसका उदाहरण मान सकते हो नॉर्थ कोरिया, या फिर आप नहीं, नॉर्थ कोरिया इसका एक एग्जाम्पल अभी है। हम दुबई नहीं कह सकते या यूएई नहीं कह सकते। और छठा इसका ये है कि कोई भी व्यापार करने का अधिकार। भारत में कोई भी जो व्यवसायी है वो किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकता है और किसी भी क्षेत्र में कर सकता है, भले वो इलीगल चीज़ का व्यापार ना हो। बस यही इसमें एक एक्सेप्शन है कि वो इलीगल चीज़ का या तस्करी ना हो। इसको छोड़ के वो किसी भी चीज़ का व्यापार कर सकता है, चाहे वो चीनी हो, गेहूँ, आटा हो, किसी भी चीज़ का। तो आपको ये 6 याद रखना है। और आपको ये खाली याद ही नहीं रखना है, आपको डेली लाइफ में भी बहुत काम आने वाली है आगे जाके। अगर आपसे ये कोई 6 स्वतंत्रता छीनता है तो आपको ये याद करके रखना है कि आपसे ये स्वतंत्रता कोई नहीं छीन सकता। अब अनुच्छेद संख्या 20 देखते हैं। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, यहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखा है, फिर भी आपको याद करके चलना है कि अनुच्छेद संख्या 20 क्या है। अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अब ये क्या है? मान लीजिए कि आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, मतलब लेट सपोज आपको गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो ऐसा नहीं है कि आपको गिरफ्तार करके रखी जा रहा है, आपको मुकदमा चला ही नहीं रहे हैं, मतलब आपको कोर्ट में पेश नहीं किया जा रहा है। आपको गिरफ्तार होने की 24 घंटे बाद, ये एनसीईआरटी में लिखा होगा पर इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं, 24 घंटे के बाद आपको कोर्ट में पेश किया जाना चाहिए। अगर ऐसा नहीं किया जाता है तो ये कानूनी मतलब इलीगल होगा। आपको 24 घंटे के अंदर कोर्ट में पेश ही किया जाएगा ही जाएगा मुकदमे के लिए। और क्या है इसमें ये है कि आपको एक अपराध के लिए एक से ज़्यादा बार कष्ट नहीं दिया जा सकता, मतलब आपको पीड़ा नहीं पहुंचाई जा सकती। दूसरा ये है कि आपको अपने ही विरुद्ध कोई भी सबूत देने के लिए नहीं कहा जा सकता। और बस यही लिखा है, आपको याद करके चलना है कि अपराधों के दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण का अधिकार। अब हम इस चैप्टर के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में आते हैं। इसको मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, अनुच्छेद संख्या 21। ये भी स्वतंत्रता के अधिकार में आता है, पर बच्चे इसमें गलती ये कर देते हैं कि वो समझते कुछ और हैं, लिख के कुछ और आते हैं। इसमें लिखा तो ये हुआ है कि जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब जीवन जीने और दैहिक मतलब आपके शारीरिक स्वतंत्रता, आप अपने शरीर के साथ कुछ भी कर सकते हैं, दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार। पर आपको अनुच्छेद 21 सुनते ही ये आपके मन में नहीं आना चाहिए। अनुच्छेद 21 क्वेश्चन ये पूछते हैं कि अनुच्छेद 21 इतना महत्वपूर्ण क्यों है। अब बच्चे ये लिख के आ जाते हैं कि जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार है इसलिए इतना महत्वपूर्ण है। ये नहीं लिखना है, या मैंने लिख दिया, ये चीज़ लिखनी है। अब मैं आपको पहले एक्सप्लेनेशन कर देता हूँ, फिर देखेंगे। अनुच्छेद 21 में एक सब टॉपिक है, सब अनुच्छेद है, मतलब आप कह सकते हैं सब आर्टिकल। वो है आर्टिकल संख्या 21A, हिंदी में कहें तो 21 का। ये क्या कहता है कि जो शिक्षा का अधिकार है वो एक मौलिक अधिकार के रूप में प्रस्तुत किया गया है 21 का में, शिक्षा का अधिकार। अब ये जीवन जीने की स्वतंत्रता है नहीं, दैहिक स्वतंत्रता है नहीं। अब आप जीवन जीने और दैहिक स्वतंत्रता लिख के आओगे तो गलत हो जाएगा। आपको लिखना है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है, किसमें? आर्टिकल संख्या 21 का में। तो अब कैसे दिया गया है? इस आर्टिकल में 21 का में आपको ये भी याद रखना है कि कब आया था। ये आया था 86वें संविधान संशोधन में 21 का, और 2002 में आया था। ये क्या कहता है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने ही बच्चे हैं, 6 से 14 वर्ष की आयु के जितने ही बच्चे, उनके लिए निःशुल्क मतलब बिना पैसे के, फ्री में, और अनिवार्य शिक्षा मतलब मैंडेटरी अनिवार्य शिक्षा होगी। मतलब 6 से 14 वर्ष के जितने ही बच्चे हैं भारत के अंदर, उनके लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान किया गया है। किसके तहत? अनुच्छेद संख्या 21 का के तहत। अब लिखा हुआ देख लेते हैं। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भले ये कम नंबर में आता है, 2 नंबर में आता है, फिर भी ये आता ज़रूर है। मान के चलो कि किसी ना किसी में तो आ जाएगा आपके मिड टर्म, प्री बोर्ड, मतलब प्री बोर्ड तो नहीं होगा, मिड टर्म या फिर बोर्ड में, बोर्ड नहीं क्या बोलते हैं उसे, नॉर्मल जो एनुअल एग्ज़ाम होता है 11th में। तो देख लेते हैं। अब इसको आपको याद कर लेना कंठस्थ। अनुच्छेद 21 इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अनुच्छेद 21 का में शिक्षा के अधिकार, किसके अधिकार? शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा दिया गया है।
इसके तहत 6 से 14 वर्ष के बच्चे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा मिलेगी। अब ये भी पूछ लेते हैं भाई कब आया, किस संशोधन में आया, तो आपको ये भी याद रख चलना है। अनुच्छेद 21 का आपको 2002 में 86वें संशोधन में जोड़ा गया। इसमें मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको निशान लगाना है। अब आगे चलते हैं। अनुच्छेद संख्या 22। अनुच्छेद संख्या 22 का कहता है किसी भी गिरफ्तार नागरिक को या फिर नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी से सुरक्षा प्रदान करना। मान लीजिए आप किसी ऐसे मामले में गिरफ्तार हो गए हैं जिसके लिए गिरफ्तारी आपको नहीं मिलनी चाहिए, फिर भी आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो आपको उसमें सुरक्षा प्रदान की जाएगी। और ये सुरक्षा प्रदान कौन करता है? न्यायालय। ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं था इसलिए मैंने लिखा नहीं इंपॉर्टेंट, फिर भी आपको ये याद कर चलना है कि भारत के किसी भी नागरिक को विशेष मामलों में गिरफ्तारी सुरक्षा प्रदान की जा सकती है। अब हमारा स्वतंत्रता का अधिकार समाप्त होता है और हम तीसरे मौलिक अधिकार पर आते हैं, जो कि है शोषण के विरुद्ध अधिकार। इसमें आपको याद करना है अनुच्छेद संख्या 23 और 24, ये आपको याद रखना है। आर्टिकल संख्या मतलब आर्टिकल नंबर 23 एंड 24। ये क्या कहता है? अनुच्छेद संख्या 23 कहता है कि मानव के दुर्व्यापार, जिसको आसान शब्दों में दास प्रथा कहेंगे, और बंधुआ मजदूरी पर रोक। अब आपको शायद याद हो या ना हो, 10th में जो 5वां चैप्टर था, 5वां नहीं था वो, हाँ 5वां नहीं था, 5th या तीसरा चैप्टर था शायद, तो हिस्ट्री का चैप्टर था। उसमें आपको ये कह रखा था कि भारत के अंदर नहीं, भारत में नहीं, आपको उसमें बंधुआ मजदूरी की डेफिनेशन दे रखी थी। ये यहाँ लिखा हुआ है बंधुआ मजदूरी, और शायद आपको याद ना हो पर मुझे याद है। तो उसमें बंधुआ मजदूरी, आपको बंधुआ से याद आना चाहिए बंधुत्व। बंधुत्व क्या होता है? एग्रीमेंट। डेफिनेशन पूछ लेते हैं एग्जाम में, खास करके डोई के एग्जाम में मैंने देखा है कि पूछ रखा था कि बंधुआ मजदूरी क्या होती है। एक नंबर में पूछते हैं, कटवा के आ जाते हो आप। एक एग्रीमेंट के तहत, एक बंधुत्व के तहत जो भारतीय जो मजदूर है या फिर किसी भी देश के मजदूर हैं, उसको एक देश से दूसरे देश तक ले जाना। अब ये आप सोचेंगे इसमें क्या है, अब एग्रीमेंट के तहत हो रहा है, उसकी मंजूरी होगी, तो दिक्कत इसमें यही है। उससे एग्रीमेंट बोल के ये करवाया जाता है कि आप बाहर जाओगे, पैसा मिलेगा, बहुत सुविधा होगी, ये वो ये। और एक बार उसने अगर एग्रीमेंट में सिग्नेचर कर दिया तो फिर उसके साथ इतनी ज़्यादती की जाती है, उससे ये तक नहीं बताया जाता कि उसे ले किस देश में जाया जा रहा है, किस माध्यम से ले जा रहा है, उसे ले जाने के बाद वहाँ कौन सा काम कराया जाएगा, उसे कुछ नहीं बताया जाता है। और अगर एग्रीमेंट साइन होने के बाद उसकी मर्जी नहीं भी तब भी उसको ज़बरदस्ती लाया जाता है और उसे 5 या 6 साल या फिर उसकी मर्जी के बिना अनुसार उसे उस देश में मजदूरी करवाई जाती है। तो ये बहुत ही कूटनीति बोल सकते हो आप, जो कि अपनाई जाती थी और ज़्यादातर ये अंग्रेज़ों द्वारा अपनाई जाती थी पहले के समय में। तो इसीलिए इसे बैन करना इतना इम्पॉर्टेंट था। आज़ादी के बाद संविधान में इसे सबसे पहले बैन किया गया अनुच्छेद संख्या 23 में। ये पूछ सकते हैं कि बंधुआ मजदूरी को प्रतिबंध कब लगाया गया, तो आप कहेंगे कि अनुच्छेद संख्या 23 में प्रतिबंध लगाया गया। और किस चीज़ में? दास प्रथा पे। आपको पता होगा कि ये दास प्रथा भारत में कम स्तर पे होती थी, पर ज़्यादातर ये अफ्रीका में होती थी। अफ्रीका से वैसे ये दास प्रथा में बहुत फ़ायदा होता था दासों को, पर थी मतलब एक कूटनीति थी। इसमें दासों को अफ्रीका से या फिर किसी भी देश से दूसरे देशों में ले जाके, मतलब उन्हें पे किया जाता था। ऐसा नहीं कि ऐसे फ्री में पे किया जाता था, पर उन्हें एक ही बार पे करने के बाद ज़िंदगी भर दास बन के रहना पड़ता था। भारत में एक कम स्तर पर होता था, पर फिर भी एक ये बुरी रीति थी, तो इसको हटाना ज़रूरी था और इसे भी अनुच्छेद संख्या 23 में हटा दिया गया, जो कि था शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो आपको इसमें ये याद करके चलना है, मानव व्यापार जिसे दास प्रथा कहते हैं, और बंधुआ मजदूरी यानी कि एग्रीमेंट के तहत मजदूरों को ले जाने पर रोक लगा दी गई। अनुच्छेद संख्या 24 देखते हैं। 24 क्या कहता है? एक बहुत ईजी है कि जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी पर रोक, और वो भी कौन से बच्चों पे? जो 14 वर्ष की जिनकी आयु कम है। जो 14 वर्ष से कम आयु है उनसे जोखिम भरे इलाके या फिर काम। जोखिम भरे इलाके कौन से? जैसे आप मान सकते हो खाने, खदाने, कारखाने, ये सब क्या होता है? इसमें बहुत जोखिम होता है, मतलब जान का जोखिम होता है। कारखानों में तो और भी ज़्यादा होता है। अगर आप न्यूक्लियर पावर प्लांट पे काम कर रहे हो तो फिर वो और दिक्कत। खानों पे मान लो आप कोयले के खान में एक बच्चे को लगा रहे हो कोयला ढोने के लिए, KGF की याद आ गई होगी आपको, पर फिर भी ये इलीगल है। तो इस पे रोक लगाना, प्रतिबंध लगाना बहुत इंपॉर्टेंट था कि बच्चों के पे जोखिम भरे 14 वर्ष की आयु से कम बच्चों पे जोखिम भरे कामों में मजदूरी कराने पर रोक। अगर मैं अपनी राय बताऊं तो यहाँ पे 14 वर्ष नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे 18 वर्ष होना चाहिए था, क्योंकि आजकल जो अनाथ बच्चे होते हैं उनसे ऐसे 15 वर्ष की आयु से ज़्यादा बच्चों से ऐसे काम कराया जाता है।
अब हमारा ये खत्म हो जाता है यहाँ पे। 2 ही इसमें अनुच्छेद था, आपको याद करके रखना है शोषण के विरुद्ध अधिकार में। अब हमारा चौथा मौलिक अधिकार आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। आपको तो ये पता होगा कि धर्म के 2 अर्थ होते हैं, नहीं पता होगा तभी जान लो। धर्म का एक अर्थ होता है कि आप अपने धर्म को फॉलो कर रहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ये होता है धर्म का एक अर्थ। और 10वीं की अगर आपने सही से पढ़ी होगी राजनीति, तो उसमें ये भी लिखा था महात्मा गांधी के अनुसार, या फिर जो हिंदू धर्म में धर्म की जो परिभाषा है वो अलग है। धर्म की परिभाषा होती है अच्छे राह पे चलना, सही राह पे चलना। एक व्यक्ति अगर अपने धर्म को फॉलो कर रहा है, अपने धर्म पे चल रहा है, तो वो सही राह पे है। हिंदू धर्म में ये मान्यता है, और गांधी जी की भी यही मान्यता थी। मतलब धर्म को इस नज़रिए से नहीं देखा जाता था पहले के युग में कि ये हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। पहले के ज़माने में इस देखा जाता था कि अगर व्यक्ति सही राह पे चल रहा है, अच्छे कर्म कर रहा है, तो उसका धर्म, वो अपने धर्म के राह पे चल रहा है। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा धर्म की डेफिनेशन। पर यहाँ पे धार्मिक स्वतंत्रता का दूसरा वाला अर्थ है वही हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई। बड़े बड़े एग्जाम से में पूछ लेते हैं कि धर्म के 2 अर्थ के बारे में बताइए। बच्चे कन्फ्यूज हो जाते हैं कि धर्म के 2 अर्थ कौन से होते हैं, तो यही होता है। अब धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार में अनुच्छेद संख्या 25 और अनुच्छेद संख्या 28 आता है। 25, 26, 27, 28। अब इसको मैं ब्रीफ में बता देता हूँ, संक्षिप्त में। 25 का अर्थ होता है, 25 में है कि आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हो, उनको मान सकते हो। 26 ये कहता है कि आप कोई भी धार्मिक संस्थान खोल सकते हो। 27 ये कहता है कि आप किसी से भी धर्म के नाम पे ज़बरदस्ती कर नहीं ले सकते। कर कौन सा, जैसे हिंदू धर्म में चंदा बोलते हैं जिसे, अलग अलग धर्म में अलग अलग नाम होते हैं इस कर के। और 28 ये कहता है कि जो जितनी भी सार्वजनिक संस्थान है, सार्वजनिक शिक्षा संस्थान, वहाँ पे कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। आपने देखा होगा सरकारी स्कूल में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जा सकती है। अगर ऐसा दिया जाता है तो इस पर टीचर को या फिर उस संस्थान को दंड दिया जाता है। पर सरकारी स्कूलों में ऐसा नहीं होता है। जो टीचर होता है वो अपने धर्म की वाहवाही कर सकता है, मतलब करता है। ऐसा करना तो नहीं चाहिए जैसे 28 कहता है, पर इंडिया में देखा जाता है, होता है ऐसा। टीचर अपने धर्म की वाहवाही करते हैं। ज़्यादा तो टीचर नहीं करते, वो अच्छे होते हैं, पर कुछ करते हैं। अब इनका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। अभी हमने ब्रीफ में देखा, अभी हम इनका अच्छे से समझ लेते हैं इसे। अनुच्छेद संख्या 25 आस्था तथा प्रार्थना की स्वतंत्रता। अगर आपसे पूछा जाता है तो आपको ऐसा ही लिखना है, बिल्कुल सेम। एग्जामिनर के जो दिमाग पे है उस पर अच्छा इम्पैक्ट डालता है कि आपने ऐसे अंडरलाइन कर दिया, ऐसे स्टार बना के लिखा। आपको बिल्कुल सेम ऐसे ही लिखना है, अंडरलाइन करते हुए चलना है। तो ये कहता है आस्था तथा प्रार्थना की स्वतंत्रता। क्या इसका अर्थ? अपने अपने धर्म को मानने, पालन करने एवं प्रचार प्रसार करने का अधिकार। ठीक है। अनुच्छेद संख्या 26 धार्मिक मामलों के प्रबंधन। आपको ये कंफ्यूज नहीं होना है कि ये क्या है धार्मिक मामलों के प्रबंधन। इसका सिंपल अर्थ यही है कि धार्मिक संस्थानों को स्थापित करने का अधिकार। ठीक है। अब अनुच्छेद संख्या 27 देखते हैं। धर्म के प्रचार या देखरेख के लिए कर देने के लिए मजबूर नहीं किया जाएगा। किसी को भी मजबूर नहीं किया जाएगा कर देने के लिए, चंदा देने के लिए। अनुच्छेद संख्या 28 देखते हैं। किसी भी सरकारी शिक्षण संस्थान में कोई भी धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी। कुछ शिक्षण संस्थानों में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है। अब कुछ शिक्षण संस्थान क्यों लिखा है? जैसे आप मान सकते हो मंदिर, वहाँ पे तो मना नहीं करेंगे। अगर वहाँ पे धार्मिक शिक्षा दी जा रही है, आरती हो रही है या पूजा हो रही है, तो वहाँ मना नहीं करेंगे। तो वो प्राइवेटली हो गया, मतलब कोई सार्वजनिक नहीं है। मंदिर कोई सार्वजनिक शिक्षण संस्थान नहीं होती। वहाँ पे लोग अपनी आस्था हो जाते हैं। जैसे मस्जिद हो गया, तो वहाँ पे भी धार्मिक शिक्षा दी जाती है। तो क्या ये कह देंगे कि वहाँ नहीं दे सकते, क्यों? सरकारी नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं 5वां मौलिक अधिकार, जो कि कहता है संस्कृति और शिक्षण संबंधी अधिकार। अब आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है कि संस्कृति और शिक्षा तो हम ऊपर देख के आए हैं। संस्कृति और शिक्षा में आपको अल्पसंख्यकों के बारे में याद आना चाहिए। मतलब आपको 5वां मौलिक अधिकार सुनते ही, यानी कि संस्कृति और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार का नाम सुनते ही आपको अल्पसंख्यक याद आना चाहिए। अल्पसंख्यक, क्योंकि इसमें 2 ही मौलिक अधिकार हैं और वो भी दोनों ही अल्पसंख्यक के लिए। आपको तो पता ही होगा कि ये संभव किसकी वजह से है। ये DR BR अम्बेडकर के वजह से संभव है।
उनके कारण ही अल्पसंख्यकों और ख़ास करके दलितों को इतनी मान सम्मान दिया गया है। वेरी रिस्पेक्टेबल पर्सन है वो इस इंडिया के। इसलिए आपने देखा होगा कि SOSC के दिल्ली में, जो दिल्ली में रहते हैं, सारे स्कूलों का नाम DR BR अम्बेडकर स्कूल है। तो देखते हैं इसमें आपको अनुच्छेद संख्या 29 और 30 याद करके चलना है। तो ये अनुच्छेद है, इसमें आसान से है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। पहला अनुच्छेद संख्या 29, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति। ये आपको हाईलाइटेड याद रखना है, भाषा और संस्कृति का संरक्षण का अधिकार। मतलब उनकी भाषा पे कोई हाँ, अब बुक में ना एक अल्पसंख्यकों की अलग डेफिनेशन दे रखी थी। आपको कंफ्यूज नहीं होना, आप दलित मान सकते हो, यानी कि जितने भी अल्पसंख्यक समुदाय हैं, जैसे मुस्लिम हो गया, सिख हो गया धर्म के लिए, और जाति के लिए हो गया OBC SC ST, तो ऐसे आप मान सकते हो, पर इसकी डेफिनेशन अलग है। अल्पसंख्यक कौन होते हैं? जिनकी अपनी एक भाषा होती है, अपनी एक संस्कृति होती है, अपनी एक आप कह सकते हैं कि वाणी होती है, भाषा ही हो जाएगी वो भी, और अपना एक धर्म होता है। वो सभी अल्पसंख्यक हैं बुक के डेफिनेशन के हिसाब से, कि जो हिंदू धर्म है, जो कि बहुसंख्यक है, वो भी हमारे देश में अल्पसंख्यक है। आप ऐसे मान सकते हो कि भाषा के आधार पर कैसे अल्पसंख्यक है। जैसे हमारे देश में जो मराठा लोग हैं, जो कि महाराष्ट्र में रहते हैं, और वो मराठी भाषा बोलते हैं, तो है तो वो हिंदू, पर उनकी भाषा मराठी है। तो वो महाराष्ट्र की दृष्टि से देखें, मगर पूरी इंडिया के से कंपेयर करें महाराष्ट्र को, मराठी लोगों को, तो वो अल्पसंख्यक माने जाएंगे, भले वो हिंदू धर्म के होंगे, क्योंकि भाषिक अल्पसंख्यक है वो। तो ये डेफिनेशन है, उम्मीद आपको समझ में आ गई होगी। ये NCERT में लिखी थी, पर ये पूछी नहीं गई, इसलिए मैंने लिखा नहीं है यहाँ पे, उतनी इंपॉर्टेंट भी नहीं है। तो अब देख लेते हैं अनुच्छेद संख्या 29, अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार। मतलब उनकी भाषा और संस्कृति पर कोई उंगली नहीं उठा सकता, वह किसी भी भाषा और संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, या फिर अपनी परंपरागत भाषा या संस्कृति को फॉलो कर सकते हैं, और इसके लिए उन्हें संरक्षण दिया जाता है। अब देखते हैं अनुच्छेद संख्या 30। ये आपको विजिबल नहीं होगा, मैं जूम कर देता हूँ। अनुच्छेद संख्या 30, ये आपको बिल्कुल प्रॉपर नोट्स है, इसमें हर एक चीज़ इंक्लूडेड है NCERT की, या फिर आप कह सकते हो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जो चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं था मैंने लिखा ही नहीं है इसमें, जो पूछा नहीं गया है, जो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि आपको पता होगा कि 11th क्लास में और ख़ास करके ह्यूमैनिटीज़ स्ट्रीम में ऐसी चीज़ें ही पूछी जाती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। और आपको पता, चाहे कोई भी स्ट्रीम हो, 9th और 11th में खाली इंपॉर्टेंट चीज़ें ही पूछी जाती हैं। अनुच्छेद संख्या 30 अब देख लेते हैं। ये दोनों इंपॉर्टेंट नहीं थी, इसलिए पूछी भी नहीं है एग्जाम में। यहाँ जहाँ भी इंपॉर्टेंट लिखा है मैंने समझ जाओ प्रीवियस ईयर में आ रहा है। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार। मतलब ये अपनी शैक्षिक संस्थाएं खोल सकते हैं, जैसे कोई भी अल्पसंख्यक समुदाय अपना स्कूल खोल सकता है, अपनी ट्यूशन कोचिंग सेंटर खोल सकता है, पढ़ा सकता है उसके अंदर। तो शैक्षिक संस्थाएं खोलने का अधिकार है अल्पसंख्यकों को। अब ये मैटर करता है कि वो धार्मिक शिक्षा दे रहा है, भाषिक शिक्षा दे रहा है, या फिर एकेडमिक्स की दे रहा है, जो कि नॉर्मली होता है, वो उस पर निर्भर करता है उसकी, कि कुछ भी उसमें शिक्षण संस्था में दे सकता है। मतलब बस उसमें हिंसक कुछ नहीं होना चाहिए, हिंसक शिक्षा नहीं होनी चाहिए, तो वो अपने समुदायों को कुछ भी दे सकता है शिक्षा के रूप में। तो ये है अनुच्छेद संख्या 30। ये आपको याद कर लेना है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसका नाम है सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार। अब हम एक पर्सन के बारे में देखेंगे जिनका नाम है सरदार हुकुम सिंह। तो ये प्रीवियस ईयर में पूछा गया, आपको दिखा देता हूँ क्वेश्चन कैसा बन के आया था। तो आप देख सकते हैं कि ये एक ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था जिसमें सरदार हुकुम सिंह जो ये पर्सन है, इनके बारे में एक क्वेश्चन पूछा गया था प्रीवियस ईयर में। और देख सकते हैं आप, ये 5 नंबर का क्वेश्चन है। ये ऐसा वैसा भी नहीं है कि आप सोचें कि ऐसा ही है। अगर आप NCERT में देखेंगे तो एक डब्बे में एक आदमी की पिक्चर बना रखी है, उसमें एक ऐसा दे रखा है। तो आप मान के चलो कि आप कोने कोने के डब्बे से जब पूछ सकते हैं। और ये भी डोई के एग्ज़ाम में, ऐसा नहीं कि CBSE का एग्ज़ाम है कि कोने कोने के डब्बे से पूछ सकते हैं। डोई मतलब DOE जो दिल्ली का है, जो दिल्ली का एग्ज़ाम कराता है वो, उसमें ऐसे अगर पूछ रहे हैं NCERT के चप्पे से अगर पूछ रहे हैं, तो आप मान के चलो कि पेपर हमेशा टफ ही आता है 11th का। मजाक में लेके मत चलना कि बोर्ड नहीं है तो ऐसी हवा में निकाल देंगे, आसान नहीं होता पेपर। आप इसी चीज़ से आप देख सकते हैं कि NCERT के कोने के डब्बे में पिक्चर बना रखी थी, और इतना इनके बारे में बता भी नहीं रखा था, फिर भी क्वेश्चन बना दिया इन पर, और भी 5 नंबर का, 3 नंबर का भी नहीं, 5 नंबर का। तो हम देख लेते हैं कि क्या है इनके बारे में क्वेश्चन। मैंने
साथ ही साथ मैं आपको दिखाऊंगा कि मैंने आंसर में क्या लिखा है नोट्स के अंदर। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मेरे नोट्स जो हैं पूरे के मतलब इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि उसमें हर एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मैं दिखा देता हूँ। जितने भी आपको प्रीवियस ईयर दिख जाएंगे ना यहाँ पे, वो सब मैंने इंक्लूड किया है, केवल एनसीईआरटी नहीं है। क्योंकि आपको पता है कि 10th 11th 12th में प्रीवियस ईयर कितना मायने रखता है। आप ये सोचे चलो कि ये तो नोट्स है, हम नोट्स नहीं करेंगे, प्रीवियस ईयर करके चलेंगे, आप कहाँ ढूंढोगे? मैंने हर एक प्रीवियस ईयर अपने नोट्स में इंक्लूड कर रखा है, वो भी क्वेश्चन के फॉर्मेट में। अब आप मान के चलो कि कितने इंपॉर्टेंट नोट्स है ये। तो अगर आपको ऐसे ही नोट्स चाहिए आगे के चैप्टर भी, तो प्लीज़ चैनल के जो सब्सक्राइब बटन है उसको ज़रूर दबाइएगा, बेल आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिएगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं जल्दी से जल्दी ऐसी वीडियो ला पाऊँ, क्योंकि मैं भी एक अभी स्टूडेंट ही हूँ, तो मुझे थोड़ा टाइम लग जाता है वीडियो बनाने में, क्योंकि मेरी भी स्टडीज़ हैं। तो आप थोड़ा कोऑपरेट कीजिएगा मुझे। तो देखते हैं इस पर क्या है। ऊपर दिए गए चित्र किसका है? तो हमने जान लिया सरदार हुकुम सिंह का। अब देखते हैं कि संविधान निर्माण में इनका क्या योगदान था। तो अब देखते हैं क्या योगदान था इनका। मैंने आप पिक्चर ही बना दी साथ ही साथ, ताकि आप नोट्स अगर देखोगे तो आपके दिमाग में विजुअलाइज हो जाए कि ये जो व्यक्ति है इनका नाम है सरदार हुकुम सिंह। क्योंकि केवल समझने याद करने से कुछ नहीं होगा, विजुअलाइज भी करना होगा आपको चीज़ों को। आपको लोगों के जो तस्वीर है उनको विजुअलाइज करना होगा, ताकि आप समझ के अगर भूल जाओ तब भी आप विजुअलाइज करके याद कर लो। सरदार हुकुम सिंह नाम है इनका। तो ये कुछ अल्पसंख्यक से रिलेटेड है इनका योगदान। तो अब देखते हैं इनका मतलब ये इनका योगदान क्या था संविधान सभा में। पहले तो ये देखते हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। सरदार हुकुम सिंह संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे। अब हाईलाइटेड पे निशान अपने लगा लीजिएगा, हाईलाइटेड पे ज़्यादा फोकस करिए। संविधान सभा के सक्रिय सदस्य थे, पहला तो ये। इन्होंने संविधान सभा में एक सदस्य के रूप में बढ़ चढ़कर सकारात्मक दृष्टिकोण से, इसे भी हाईलाइट कर लीजिएगा, से के साथ भाग लिया था। क्या थे? संविधान सभा के सक्रिय सदस्य, और क्या? सकारात्मक दृष्टिकोण से बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। अब देखते हैं इसका और सब टॉपिक क्या है। तीसरा इसका सब टॉपिक है अल्पसंख्यकों के बारे में इनको क्या विचार थे, इनके अल्पसंख्यकों के बारे में क्या विचार थे। तो ये विचार थे, ये इंपॉर्टेंट भी है, ये आपसे ऐसी मतलब 2 नंबर के क्वेश्चन में ऐसे ही पूछा जा सकता है, तो आप याद कर लेना। यहाँ मैंने इंपॉर्टेंट लिख दिया आपको, मैंने कहा ना, मतलब जो भी प्रीवियस है मैंने लिख दिया है। तो देखते हैं इनका अल्पसंख्यकों के बारे में क्या विचारधारा थी। तो सरदार हुकुम सिंह अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षक थे। आपको ये याद रखना है, अल्पसंख्यकों के हितों के रक्षक। क्या कहा था इन्होंने कहा कि अल्पसंख्यकों की जिम्मेदारी है कि वो इस देश को अपनी मातृभूमि समझे और राष्ट्रवादी हो। क्योंकि उस समय क्या था कि भारत को आज़ादी मिलने में सबका योगदान ज़रूरी था, भले ही वो अल्पसंख्यक हो बहुसंख्यक हो, सबका योगदान मिलना ज़रूरी था। तो इनका ये बयान था कि वो अपने अल्पसंख्यक जो है वो देश की भूमि को कोई पराई भूमि ना समझे, कि ये तो हमसे इतना भेदभाव किया जाता है, वो अपनी मातृभूमि समझे और इसमें राष्ट्रवादी होकर अपना पूर्ण योगदान दे, समझे, और राष्ट्रवादी हो जाए। उन्होंने अल्पसंख्यकों की भाषा, धर्म और लिपि के रक्षण की मांग उठाई। किस की? उनकी भाषा, धर्म और लिपि, इन तीनों चीज़ों की जो उनकी रक्षा की मांग उठाई, मतलब इनकी सुरक्षा की। उन्होंने संविधान सभा में कहा कि अल्पसंख्यकों की जो भाषा, धर्म और लिपि है, इसको संरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। तो ये इनका अल्पसंख्यकों के बारे में विचारधारा थी और इनका ये संविधान में योगदान था। और ये इनकी पिक्चर है, आप देख सकते हैं, और ये इनका नाम है। तो आपको ये पूरा टॉपिक अच्छे से याद हो जाना चाहिए। आपको ये तो बिल्कुल ये सोचना है कि ये एक कोने के डब्बे से तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। आपको ये बता दूं कि कोने वाले डब्बे वाली चीज़ें ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं एज़ कम्पेयर टू जो लिखी हुई चीज़ें होती हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही। उम्मीद है कि आपको ऊपर की जो जितने भी टॉपिक्स है वो समझ में आ गया होगा। अगली वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट मौलिक अधिकार, संवैधानिक उपचारों के अधिकार पर चर्चा करेंगे और इसमें जानेंगे कि ये क्या कहता है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। और आप ये देख सकते हैं कि जो इसकी नोट्स की PDF है वो आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। और डिस्क्रिप्शन में अगर नहीं खोज पाते हैं तो टॉप में होगी सबसे, नहीं भी खोज पाते हैं तो कमेंट में मिल जाएगी। क्योंकि मैं नहीं चाहता कि किसी को भी ये नोट्स PDF के फॉर्म में ना मिले। बहुत लोग होते हैं जो कि एक्सप्लेन करके छोड़ देते हैं, पर उन्हें PDF फॉर्म में नहीं देते हैं। तो आप प्लीज़ मेरी अगर मेहनत आपको अच्छी लग रही है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। मैं ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों के लिए पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि
उनका जो आपको पता होगा कि मार्केट में ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों का कितना नाम ख़राब है। मतलब उन्हें इतना कम समझा जाता है, जो कि समझना नहीं चाहिए, फिर भी उन्हें बहुत ज़्यादा कम समझा जाता है। मैंने खुद इस चीज़ को एक्सपीरियंस किया है। तो इस चीज़ को हम सबको साथ में मिलकर ख़त्म करना होगा। हमें सिद्ध करना होगा कि साइंस और कॉमर्स सब कुछ नहीं होता, और इस चीज़ को सिद्ध करने के लिए मुझे आप लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, मुझे आर्ट्स के बच्चों की यानी कि ह्यूमैनिटीज़ के बच्चों की ज़रूरत पड़ेगी। तो प्लीज़ मुझे जितना हो सके उतना सपोर्ट करें। अपने मतलब 3 से 4 दोस्तों को तो प्लीज़ मुझे ये चैनल शेयर कर दें, ताकि जिससे मुझे अच्छा लगे और हम ह्यूमैनिटीज़ का जो करियर है उसको आगे बढ़ा सकें। इस क्षेत्र में लोगों को समझा सकें, लोगों के आंखों पे से पट्टी हटा सकें कि इस क्षेत्र में भी बहुत कुछ किया जा सकता है। तो ये मेरे अलग कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स हैं, अगर आप इन्हें यूज़ करते हैं तो आप मुझे यहाँ फॉलो कर सकते हैं, और चैनल को सब्सक्राइब तो प्लीज़ ज़रूरी कर दीजिएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।